एनर्जी क्या होता है? जिन्होंने क्लास 11th में नहीं पढ़ा है या पढ़ा भी है तो मैं थोड़ा रिकैप कर दूं। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है एनर्जी ड्यू टू अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर वे में पार्टिकल्स को एक पर्टिकुलर तरीके से अरेंज किया गया है, तो उस पर्टिकुलर तरीके से अरेंज करने में एक एनर्जी होता है। अरेंजमेंट का मतलब है कॉन्फ़िगरेशन। पार्टिकल्स को आपस में कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे रखे गए हैं, उस अरेंजमेंट के कारण एक पोटेंशियल एनर्जी होता है, उसको बोलते हैं ये किसके लिए डिफाइंड होता है? डिफाइंड फॉर, दिस इज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस ओनली। कंजर्वेटिव फोर्सेस ओनली, ये सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइंड होते हैं, फील्ड फोर्सेस के लिए डिफाइंड होते हैं। ये कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइंड होते हैं, ये जो है ये डिफाइंड नहीं होते हैं नॉन कंजर्वेटिव के लिए। इसीलिए तुम ये सुनोगे इलास्टिक पोटेंशियल जो है एनर्जी, क्योंकि इलास्टिक फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तुम सुनोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तुम सुनोगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। लेकिन तुम कभी नहीं सुनोगे फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव, उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ही नहीं होता है। याद रखना, ये सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइंड होता है। इसका मैथमेटिक्स में डिफिनीशन क्या होता है समझो। du इज इक्वल टू du बाय फोर्स, du by a conservative force, change in potential energy of a particular conservative force is minus of work done by that conservative force. यानी इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ work done by that conservative force। किसी प्रोसेस में किसी कंजर्वेटिव फोर्स ने जो वर्क किया उसका नेगेटिव सिस्टम की चेंज पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो du इज इक्वल टू दिस, ये यूनिवर्सल डिफिनेशन है। इसका मतलब हुआ du स्प्रिंग minus dw spring, change in spring potential energy, change in spring potential energy is negative of work done by spring, change in gravitational potential energy, change in gravitational potential energy is equal to negative of work done by gravitation, change in electrostatic potential energy is minus of work done by electrostatic force। ये इसका यूनिवर्सल डिफिनीशन है। किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स में ऐसा होता है। अगर आप टोटल चेंज निकालना चाहते हैं तो इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। अगर आप टोटल चेंज निकालना चाहते हैं इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसको इंटीग्रेट कर देंगे टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन का नेगेटिव क्या होगा? टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहां किसी को कोई डाउट है? ये यूनिवर्सल डिफिनीशन है, ये यूनिवर्सल डिफिनीशन है किसका? पोटेंशियल एनर्जी का। ये इस चैप्टर का डिफिनीशन नहीं है, पूरे फिजिक्स में एक ही डिफिनीशन होता है। पूरे फिजिक्स में सिर्फ एक डिफिनीशन है, वो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फॉर एनी कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय दैट फोर्स। जब भी कोई कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव वर्क करता है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है, पोटेंशियल एनर्जी घटता है। और जब वो कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव वर्क करता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। लिखो इसको। इसके बाद हम इस चैप्टर का स्पेसिफिक बात करेंगे। अभी तक तो हम कॉमन बात कर रहे हैं, अब हम इस चैप्टर की स्पेसिफिक बात करेंगे। इसको लिखो पहले, तो याद रखना। अगर तुम इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या मिलेगा? अब तुम इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या मिलेगा? du इज इक्वल टू minus of dw, that conservative force।
तो यहां से क्या आ जाएगा बताओ, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे क्या देगा, चेंज, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये क्या देगा, वर्क डन फाइनल माइनस वर्क डन इनिशियल माइनस डेल्टा डब्ल्यू। टोटल वर्क डन का नेगेटिव, टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, टोटल वर्क डन का नेगेटिव, टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब हमेशा याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज डिफाइंड होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू तुम्हारे ऊपर होता है। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा ये तुम्हारे ऊपर है। जैसे मान लो ये है, ऊपर वाले का हाइट नीचे वाले से 10 सेंटीमीटर ऊपर है, ऊपर वाले का हाइट नीचे वाले से 10 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो अगर इसकी हाइट 0 है तो इसकी क्या होगी, 10 होगी। इसकी हाइट 10 है, इसकी कितनी होगी, 20 होगी। इसकी 50 है, इसकी क्या होगी, 60 होगी। इसकी मान लो -50 है, तो -50 में 10 जोड़ दो, इसकी कितनी आएगी, -40 आएगी। सब सही है, कोई गलत नहीं है। डिफरेंस फिक्स है, डिफरेंस फिक्स है, चेंज फिक्स है। इसको 0 मान लो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसको 0 मान लो ये नेगेटिव हो जाएगा। नीचे वाले से ऊपर वाला कितना ज्यादा है वो डिफाइंड है, कितना है ये तुम्हारे ऊपर है, कितना है ये तुम्हारे ऊपर है। समझ रहे हो ना क्या मैं बोल रहा हूं। लेट अस फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्ज के बीच का हम फाइंड कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस। हम दो चार्ज के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिराइव कर रहे हैं। मान लेते हैं यहां एक चार्ज Q है और मान लेते हैं ये फिक्स्ड है, हमने इसको फिक्स किया हुआ है। मान लेते हैं एक पॉइंट चार्ज यहां पर है Q जो कि फिक्स है। हम यहां पर डिस्टेंस R पे जाते हैं और यहां पर एक चार्ज है Q जो कि फ्री है, जो कि चल सकता है। अभी जब ये डिस्टेंस R है तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा। ये डिस्टेंस R है, जिस समय सेपरेशन R है तो ये चार्ज, पॉइंट चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। F इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना कर रहा है बताओ, K Q इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर, यही ना, K Q इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। हम क्या करते हैं, कहते हैं ये R थोड़ा सा मूव कर गया, यहां फोर्स इतना था, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया dr। मान लेते हैं ये इसी डायरेक्शन में, इसकी डिस्टेंस बढ़ गई और ये कितना हो गया dr। मान लेते हैं इसी डिस्टेंस में ये r, ये क्या हो गया, डिस्टेंस r से बढ़ के हो गया r प्लस dr। अब समझो इस बात को, चूंकि जैसे जैसे ये r चेंज होगा फोर्स भी चेंज होगा। तो हम सीधे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट होता तब तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख देते। बट चूंकि ये r के साथ फोर्स चेंज हो रहा है, फोर्स ये फंक्शन ऑफ r, तो हम बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में इसको कांस्टेंट मान सकते हैं, हम बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में इसको कांस्टेंट मान सकते हैं। तो मैंने क्या कहा कि ये डिस्टेंस r बढ़ के रेडियल डिस्टेंस में थोड़ा सा और बढ़ गया dr, इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में हम इस फोर्स को कांस्टेंट मान सकते हैं। तो अगर ये r बढ़ के हो जाए r प्लस dr रेडियल डायरेक्शन में, तो dw इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आएगा बताओ, ये आएगा F डॉट dr होता है, ये होगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटू dr cos 0 डिग्री। क्योंकि मैंने क्या कहा, ये रेडियल डायरेक्शन में ही गया है, मैंने कहा क्या, ये रेडियल डायरेक्शन में ही गया है, यानी फोर्स भी रेडियली आउट है और डिस्प्लेसमेंट भी रेडियली आउट है, तो दोनों के बीच में जो है एंगल क्या है, 0 डिग्री। ये हो जाएगा बताओ K Q बाय आर स्क्वायर dr, ये हो K Q, ये होगा dw इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो तुम यहां देख सकते हो, यहां dr लो और यहां dr लो, अगर यहां पर ये r से dr मूव करता, अगर यहां पर ये dr मूव करता और सेम डिस्प्लेसमेंट यहां और सेम डिस्प्लेसमेंट और दूर, अगर dr सेम है, सेम डिस्प्लेसमेंट नजदीक में होगा तो फोर्स ज्यादा है। देखो dr अगर सेम भी है, अगर r छोटा है तो ये फोर्स ज्यादा है, और जब r बड़ा है तो ये फोर्स छोटा है। तो सेम डिस्प्लेसमेंट dr में वर्क डन सेम नहीं आएगा,
सेम डिस्प्लेसमेंट dr यहां कराओ, या सेम डिस्प्लेसमेंट dr यहां कराओ, या सेम डिस्प्लेसमेंट dr यहां कराओ, जितना दूर हो उतना ये r जो है ये टोटल क्वांटिटी छोटा है, तो वर्क डन उतना छोटा हो। तो यहां पे dr डिस्प्लेसमेंट ज्यादा वर्क करेगा, यहां dr डिस्प्लेसमेंट उससे ज्यादा, उससे कम वर्क करेगा, और जितना दूर जाओगे सेम डिस्टेंस dr के लिए वर्क उतना कम आएगा। इसीलिए ये यूनिफॉर्म रेट से वर्क नहीं होता है। अब बताओ, मैं इस प्रोसेस में du निकालना चाहता हूं, मैं इस प्रोसेस में du निकालना चाहता हूं कि जब इसकी डिस्टेंस r से बढ़ के r प्लस dr हुई, जब इसकी डिस्टेंस r से बढ़ के r प्लस dr हुई, उसमें पोटेंशियल एनर्जी का कितना चेंज आया? तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन दिस इज माइनस dw, du electrostatic is what? Minus dw electrostatic. That means du is equal to minus of k q by r square dr. Agreed? चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपेल कर रहा था और ये बाहर गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने पॉजिटिव वर्क किया, तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज नेगेटिव आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज नेगेटिव आ रहा है। अगर मुझे टोटल चेंज पोटेंशियल निकालना है तो क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से कहां तक? जब शुरू में मान लेते हैं दोनों बीच का डिस्टेंस था r1, बाद में हो गया r2, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी था u1, बाद में हो गया u2, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ? u2 माइनस u1, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? du का u2 माइनस u1। इसका देखो 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 बाय आर, 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है ये r टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 बाय माइनस 2 प्लस 1, माइनस 1 बाय आर। कहां से कहां तक? r1 से r2 तक। ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा, तो आएगा u2 माइनस u1 इज इक्वल टू k क्यू क्यू बाय r2 माइनस k क्यू क्यू बाय r1। आप इसको लिख सकते हैं पोटेंशियल एट r2 माइनस पोटेंशियल एट r1। दिस इज द डिफिनिशन, दिस इज द एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या है कहने का? जब दोनों के बीच में सेपरेशन r2 थी, जब दोनों के बीच में चार्ज के बीच में सेपरेशन r2 थी, तो पोटेंशियल एनर्जी था u2। जब दोनों के बीच में सेपरेशन था r1, तो पोटेंशियल एनर्जी मान लो था u1। तो दोनों का डिफरेंस क्या है? k क्यू क्यू बाई r2 माइनस k क्यू क्यू बाई r1। ये डिफिनेशन फिक्स है, ये डिफिनेशन फिक्स है। दो पॉइंट के बीच में एक बार सेपरेशन r1 है, एक बार सेपरेशन r2 है, तो r2 कितना ज्यादा है, फाइनल वाले में पोटेंशियल कितना ज्यादा है, ये फिक्स होता है, इसको तुम नहीं बदल सकते हो। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। हम कहीं भी जीरो मान सकते हैं, याद रखना। अगर यहां पे डिफरेंस फिक्स है, ओरिजिन हम कहीं मान सकते हैं। ये डिफिनेशन मेरे ऊपर नहीं है, ये डिफिनेशन फिक्स है, यूनिवर्सल है। हम क्या करते हैं, एक ऐसे डिस्टेंस पे पोटेंशियल को जीरो मान लेते हैं जहां एक्सप्रेशन सबसे सिंपल है। हम एक ऐसे डिस्टेंस पे पोटेंशियल को जीरो मानते हैं, हम कहीं भी पोटेंशियल को जीरो मान सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं एक्सप्रेशन सिंपल है। तो हम क्या करते हैं, r1 को रख देते हैं इंफिनिटी। ये टर्म कहां जीरो होगा बताओ? ये टर्म कहां वैनिश कर जाएगा? जब इसको प्लेस करेंगे इंफिनिटी, इंफिनिटी में ये चीज जीरो आ रहा है, तो इसको मान लेते हैं r1 इंफिनिटी। इनिशियल सेपरेशन कहां था? इनफाइनाइट। लेट अस सपोज पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट सेपरेशन इज जीरो। लेट अस सपोज इनिशियल सेपरेशन इज इनफाइनाइट एंड पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट सेपरेशन इज जीरो, मान लेते हैं। तो उस केस में फाइनल पोटेंशियल, फाइनल डिस्टेंस, इनिशियल डिस्टेंस था इनफाइनाइट, फाइनल डिस्टेंस मान लेते हैं r। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अगर जीरो था, इसको मान लेते हैं u। तो ये बताओ u एट सेपरेशन r क्या फॉर्मूला क्या आएगा? k क्यू क्यू बाय r, k क्यू क्यू बाय r। ये फॉर्मूला कब वैलिड है? assuming that potential energy for infinite separation is zero।
अगर पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट सेपरेशन पे जीरो होगा तो पोटेंशियल एनर्जी सेपरेशन आर पे क्या होगा, के Q1 Q2 बाय आर। ये हो गया। अब तुम बोलोगे कि सर हम ये भी कर सकते थे, समझना इसको। हमने क्या कहा, हमने कहा कि जिस समय पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट है, जिस समय पोटेंशियल जिस समय सेपरेशन इनफाइनाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। जब सेपरेशन इनफाइनाइट है पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, इसलिए जब सेपरेशन आर है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर। अब समझो इस बात को, हमने क्या कहा है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस फिक्स होता है। यहां के कंपैरिजन में, इनफाइनाइट के कंपैरिजन में यहां का पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। यहां पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट पे क्या है, जीरो, तो यहां कितना है, के क्यू बाय आर। ये डिफरेंस फिक्स है। अगर तुम में से कोई बोले कि सर मैं तो पोटेंशियल एनर्जी को इनफाइनाइट पे जीरो नहीं मानूंगा, मैं यहां पोटेंशियल एनर्जी को मानूंगा इनफाइनाइट पे, मैं यहां मानूंगा 10 जूल, तो मान लो तुमने यहां 10 जूल मान लिया, इस जीरो में कितना जोड़ दिया, 10 ना, इस जीरो में क्या जोड़ दिया, 10 ना, तो डिफरेंस सेम आने के लिए क्या करोगे, यहां भी जोड़ दो 10। समझ रहे हो? तुम्हारा मानना नहीं सर मैं यहां -20 जूल मानूंगा, मैं इनफाइनाइट सेपरेशन में -20 जूल मानूंगा पोटेंशियल एनर्जी, कोई बात नहीं, इस जीरो को बना दो -20, तो यहां भी क्या करोगे, -20 जोड़ दो। जो चेंज यहां करो, जो भी क्वांटिटी यहां जोड़ो, वही क्वांटिटी, अगर +x यहां जोड़ रहे हो इसमें भी +x जोड़ दो, हर पॉइंट पे +x जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हो? डिफरेंस वही आएगा। अगर दो नंबर का डिफरेंस वही रहेगा, अगर हम दोनों नंबर में सेम नंबर जोड़ दें या घटा दें, एग्रीड ना? ठीक है, तो याद रखिएगा, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, सबसे सिंपल फॉर्मूला कब निकलता है, जब आप यहां पर इनफाइनाइट मान ले और इनफाइनाइट सेपरेशन में पोटेंशियल को क्या मान ले, जीरो। We are assuming by default, if nothing is given, that let us take potential energy to be zero when separation is infinite. स्प्रिंग में क्या होता था, याद है तुमको? स्प्रिंग में होता था U2 minus U1 is half k x2 square minus half k x1 square। जब स्प्रिंग में एलोंगेशन x1 है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, U1 है, और जब स्प्रिंग में पोटेंशियल जब में एलोंगेशन x2 है तब पोटेंशियल जो है एनर्जी क्या है, हाफ के x2 स्क्वायर। अब बताओ यहां कहां रेफरेंस मानना आसान था, जीरो पे ना, ये टर्म कहां खत्म हो जाएगा, किस x पे ये टर्म वैनिश हो जाएगा, जीरो पे ना, या इनफाइनाइट पे, जीरो पे। तो हमने यहां क्या माना था, लेट अस सपोज व्हेन x1 इज जीरो, नेचुरल लेंथ, एट दैट पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। अगर नेचुरल लेंथ में पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लें तो जब x एलोंगेशन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, हाफ के x स्क्वायर। यही किए थे ना, यही किए थे ना। जब डायपोल में आएंगे 2 दिनों बाद, उसमें आएगा U2 minus U1, देखना आएगा PE cos θ2 minus cos θ1। किस थीटा पे माने कि ये टर्म वैनिश कर जाए, किस थीटा पर, किस एंगल पर ये टर्म वैनिश कर जाएगा, 90 डिग्री पे। तो वहां तुम देखना हम क्या करेंगे, यहां पर इसको बोलेंगे cos 90 जीरो, हम 90 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानते हैं। और ये होता है cos 2 θ2, cos of 2 θ2 माइनस cos of 2 θ1, तो 45 डिग्री पे मानते जीरो है। हमको ये टर्म बहुत सिंपल चाहिए, आंसर वही आना है, क्योंकि डिफरेंस वही आएगा, हम कुछ भी मान लें, बट हम चाहते हैं एक्सप्रेशन बहुत छोटा हो। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी को वहां जीरो मानते हैं जहां ये टर्म ही खत्म हो जाए। और ये टर्म खत्म कहां होता है, इनफाइनाइट पे। ये टर्म कहां होता है खत्म, हाफ के स्क्वायर, जीरो पे। ये टर्म कहां होता है खत्म, 90 पे, 90 डिग्री पे। तो ये चीज तुम धीरे धीरे समझ जाओगे। तो ये करना नहीं, बस ये याद रखना, तुम कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान सकते हो,
ठीक है, लेकिन हमने यहां सिंप्लीफिकेशन के लिए इंफिनिटी पे जीरो माना है। तो टू पार्टिकल, टू चार्ज सिस्टम जिनके बीच की सेपरेशन आर है, Q1 Q2, उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है एक्सप्रेशन K Q1 Q2 बाय R। यहां किसी को डाउट है? लिखो इसको, राइट इट डाउन। तो समझो, अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2 और इनके बीच की सेपरेशन है R, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है K Q1 Q2 बाय R। ठीक, एज्यूमिंग हम मान के चल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट सेपरेशन इज जीरो। पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट सेपरेशन इज जीरो। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, पोटेंशियल एनर्जी एक चार्ज का डिफाइन नहीं होता है, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी एक पेयर ऑफ चार्ज का डिफाइन होता है। याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर ए पेयर ऑफ चार्ज। सिर्फ एक चार्ज का डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि Q1 Q2 में कोई एक जीरो होगा तो जीरो हो जाएगा, या Q1 इंटू Q2 मैटर करता है। तीसरा, पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ डिपेंड्स ओनली ऑन सेपरेशन एंड नॉट डायरेक्शन। और लोकेशन, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं एक रॉड है, एक प्लास्टिक का रॉड है, यहां एक एंड पे चार्ज है Q1 और एक एंड पे चार्ज है Q2 और इसकी लेंथ है L। तो इस Q1 Q2 के बीच का पोटेंशियल एनर्जी क्या है K Q1 Q2 बाय L। अब मैं इसको ऐसे घुमा देता हूं रॉड को, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अभी भी दोनों बीच का डिस्टेंस L ही है और Q1 Q2 चार्ज है। मैं इसको उठा के यहां ले आता हूं, मैं इसको उठा के यहां ले आता हूं, मैं इसको घुमा देता हूं, नचा देता हूं, ऐसे कहीं भी लेके चले जाओ, कैसे भी, इनके बीच की डिस्टेंस सेम है, इनके बीच की डिस्टेंस सेम है, Q1 भी सेम है, Q2 भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, पोटेंशियल नहीं बदलेगा। इसका मतलब हुआ कि चाहे तुम यहां पे इस तरह से चार्ज को रखो Q और Q डिस्टेंस L, या यहां रखो Q और Q डिस्टेंस L, या इसको इस तरह रखो Q और Q डिस्टेंस L, सब केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, सेम आएगा। डिस्टेंस जब तक नहीं बदलेगा, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं इसको। चौथा, चूंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, किसी सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो दो से ज्यादा चार्ज का बना हो, जितने पेयर हो सकते हैं उनका पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो। याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू sum of potential energy of all pairs possible, all pairs possible। इसका मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं ये मेरे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये लेंथ L, ये लेंथ L, ये लेंथ L, इसके वर्टेक्स पे चार्ज Q, इसके वर्टेक्स पे चार्ज Q, इसके वर्टेक्स पे चार्ज Q। कितने पेयर बनेंगे, A का बनेगा B और C के साथ। कितने पेयर बनेंगे बताओ, A का पेयर बनेगा B के साथ, A का पेयर बनेगा C के साथ। अब आओ B का तो A के साथ बन चुका है ना, तो किसके साथ लोगे, C के साथ। तो कितने पेयर बने, 3 पेयर बने। ये NC2 होता है, NC2। अभी आऊंगा उस पर। तो इस केस में इन दोनों A और B के बीच में डिस्टेंस है L, A और C में है L और B और C में भी L, तो 3 पेयर बनेंगे, 3 पेयर्स। इसीलिए अगर तुमसे हम इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी पूछें, तुमसे अगर हम इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी पूछें तो आएगा U इज इक्वल टू KQ बाई L 3 टाइम्स आएगा ना।
के क्यू क्यू बाय एल, के क्यू क्यू बाय एल और के क्यू क्यू बाय एल, हर एक के बीच में डिस्टेंस एल ही है। ऐसे ऐसे कितने टर्म आएंगे, 3 बार आएंगे। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का क्या कहलाएगा, के क्यू क्यू बाय एल प्लस के क्यू क्यू बाय एल प्लस के क्यू क्यू बाय एल, तो 3 टाइम्स ऑफ के क्यू क्यू बाय एल। सही है, ठीक है। हमने जब इसको डेराइव किया था तो इस चार्ज को फिक्स कर दिया था और सिर्फ इस चार्ज को मूव करा रहे थे। अब हम उसको फ्री भी कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये चार्ज मूव करे या ना करे, ये चार्ज मूव करे या ना करे, अल्टीमेटली जो मैटर करता है वो दोनों का सेपरेशन मैटर करता है। तो हमने बस डेरिवेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, इसको रोक के रखा हुआ था, हम इसको छोड़ भी देते तो क्या होता, ये दूर भागता, ये भी दूर भागता, जो भी दोनों में इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस होता वही टर्म यहां आता। यहां इस फॉर्मूले में ये क्या होता, ये होता इंस्टेंटेनियस सेपरेशन बिटवीन क्यू और क्यू। ठीक है, कोई डाउट यहां? कोई डाउट यहां? कोई डाउट? किसी कुछ पूछना है इसमें? नहीं ना। देखो 5th पॉइंट, बिकॉज ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तुम्हारा सेपरेशन मैटर करता है, कैसे हुआ ये मैटर नहीं करता है, याद रखना। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन सेपरेशन between charges, not on how it's not on, it do not depend on, not on path taken to separate, path or path taken to separate। इसका मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं कि आप इसको यहां से लेके यहां गए, आप इसको लेके यहां से यहां इस तरह से गए, अब आप इसको यहां से लेके यहां इस तरह से गए, अब आप इसको यहां से लेके यहां तक इस तरह से गए, मैटर नहीं करता है, सब में आपका पोटेंशियल एनर्जी वही आएगा। ये यहां से यहां तक की दूरी कैसे तय किया ये मैटर नहीं करता है। इससे तुम्हारा क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा, जिस पर क्वेश्चन बहुत सिंपल, तुमको सिर्फ इनिशियल डिस्टेंस पता होना चाहिए और फाइनल डिस्टेंस पता होना चाहिए, रास्ते में वो क्या किया इससे कोई मतलब नहीं है। समझो इस बात को, तुम्हारा चार्ज यहां पर था Q, तुम्हारा चार्ज यहां पर था Q और ये एक पॉइंट है, मैं एक चार्ज को यहां से लाया, मैं एक चार्ज को यहां से लाया, ये डिस्टेंस है R1 और ये डिस्टेंस है R2, मैं एक चार्ज को यहां से यहां लेकर आया, मैं इस चार्ज को यहां से यहां लेकर आया इस रास्ते से, तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हुआ होगा। क्यों हुआ होगा, जब ये चार्ज यहां पर था तो पोटेंशियल जो है एनर्जी क्या था, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय R1, और जब ये चार्ज यहां पर पहुंच गया तो क्या होगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय R2। अब मैंने इसको इस तरह से लाया, सीधे ले आया, दूसरे पर्सन ने इसको इस तरह से लाया, ऐसे ऐसे घुमा के लाया, और तीसरे पर्सन ने इसको ऐसे ऐसे घुमा के लाया। सो व्हाट, तीनों केस में पोटेंशियल का चेंज सेम है। क्यों, तीनों केस में इनिशियल डिस्टेंस Q और Q का बीच में क्या था, R1 ही था, और फाइनल डिस्टेंस तीनों केस में अल्टीमेटली फाइनल डिस्टेंस R2 ही था, तो तीनों में आंसर सेम आएगा। तो ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल डिस्टेंस पता हो क्वेश्चन बन जाता है। तो तुमको यहाँ पे न्यूटन्स लॉ, जबकि फोर्स में ऐसा नहीं होता है, फोर्स में जब वर्क डन निकालते हैं तो हर जगह फोर्स जानना पड़ता है, एनर्जी में सिर्फ इनिशियल और फाइनल जानना पड़ता है। लिखो इसको। सो बिफोर आई कम टू न्यूमेरिकल्स, एक चीज बता रहा हूं, पहले इसको समझना। नेचर का ये रूल है कि नेचर हमेशा स्पॉन्टेनियसली, नेचुरली उस तरफ जाती है जिधर पोटेंशियल एनर्जी घटती है। मानते हो कि नहीं? एवरी सिस्टम ट्राइज टू हैव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इंप्लाइज मैक्सिमम स्टेबिलिटी। सुना है ये कभी?
सुना है ये कभी? सुना है ना? तो जरा देखो, और क्या हम पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन से बता सकते हैं कि फोर्स अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा? समझो, अगर Q1 Q2, इफ Q1 Q2 इज पॉजिटिव और Q1 इंटू Q2 पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ? या तो दोनों चार्ज पॉजिटिव है या दोनों चार्ज नेगेटिव है, या तो दोनों चार्ज पॉजिटिव है या दोनों चार्ज नेगेटिव, लाइक चार्जेस हैं। तो Q1 इंटू Q2 अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? प्लस के, प्लस साइन के साथ होगा Q1 Q2 बाय R। तो ये बताओ, जब डिस्टेंस बढ़ेगा, इफ R इंक्रीजेज देन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज, सही कि नहीं? अगर R इंक्रीज, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी घटाने के लिए क्या चाहेगा? अपनी दूरी बढ़ाना चाहेगा ना। इसकी अगर दूरी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो इसका मतलब है ये इसका स्पॉन्टेनियस या नेचुरल मोशन क्या होगा? दूर जाने का होगा। देखो, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, इसका मतलब है रिपल्सन होगा, और होता भी है, और रिपल्सन होता भी है। जिधर जाने से पोटेंशियल एनर्जी घटेगी उधर ही नेचुरल जाएगा। उससे तुम पता कर सकते हो, किसी भी चैप्टर में, किसी भी क्वेश्चन में तुम पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन से पता कर सकते हो कि फोर्स अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा। और यहां पे एक चीज और याद रखना, अगर ये पॉजिटिव है तो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी एवरीवेयर, और मिनिमम होगी कहां? एट इंफिनिटी। सही है? अगर ये पॉजिटिव है तो R की किसी भी फाइनाइट वैल्यू पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, और इनफाइनाइट पे क्या हो जाएगा? जीरो होगा ना। सही है क्या? इसकी वैल्यू क्या नेगेटिव पॉसिबल है? क्या इसकी वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल है? नहीं ना। R की वैल्यू फाइनाइट होगी तो पॉजिटिव होगी, R की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, जीरो होगी। नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये डिस्टेंस है। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट पे कितनी होगी? जीरो। अगर Q1 Q2 अगर Q1 Q2 नेगेटिव है, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस के इन मैग्नीट्यूड, हम इसको ले रहे हैं मैग्नीट्यूड में Q1 Q2 बाय R। अब बताओ, अब अगर R डिक्रीज करेगा, अगर R डिक्रीज करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा। सही है? अगर R डिक्रीज करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा, लेकिन माइनस साइन लगा हुआ है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी विथ साइन डिक्रीज करेगा। सही है? यानी जब डिस्टेंस घटेगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो इसका मैग्नीट्यूड घटेगा। समझो, अगर डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो इसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा, जो यहां हुआ था। बट याद रखो, -2 और -5 में कौन बड़ा है? -2 और -5 में कौन बड़ा है? -2 बड़ा है। तो हम कहेंगे अगर इसकी मैग्नीट्यूड घट रही है, हम कहेंगे बढ़ रही है, और अगर इसकी मैग्नीट्यूड बढ़ रही है तो बोलेंगे घट रही है, क्योंकि हम माइनस साइन लगा हुआ है। तो जब डिस्टेंस घटेगा तो मॉड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, बट माइनस साइन लगा दो तो वो घटेगा। इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया? अट्रैक्शन होगा। क्योंकि अट्रैक्शन क्यों होगा? क्योंकि डिस्टेंस के घटने से पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, जिधर जो करने से पोटेंशियल एनर्जी घटेगा वही होगा। दूसरी बात, यहां पर U की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। U की वैल्यू मैक्सिमम कहां होगी? जीरो होगी। कहां होगी? एट इंफिनिटी। समझ रहे हो? तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ इस तरह से था, यहां पर U और R का ग्राफ इस तरह से था,
जबकि यहां पर U और R का ग्राफ इस तरह से है, इस तरह से, समझ रहे हो? नेगेटिव है हर जगह, नेगेटिव, इंफिनिटी पे 0, पॉजिटिव कहीं नहीं होगा, ये कहीं पॉजिटिव नहीं हो सकता है। गेटिंग? ये एक चीज हो गया। दूसरा चीज जो है मैं बताना चाह रहा हूं, हम इस चैप्टर को कैसे प्रोसीड करेंगे, आगे चल के हम बहुत सारे न्यूमेरिकल बनाएंगे, और हम कैसे बनाएंगे उसका मैं तुम्हें ट्रिक लिख रहा हूं, बाद में इसको हम समझेंगे इस ट्रिक में क्या होता है। देखो याद रखना, हम क्या करेंगे, लिखेंगे U फाइनल माइनस U इनिशियल, ये होता है माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिख रहे हैं, ग्रेविटेशन होता है ग्रेविटेशन लिखते हैं, इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू K इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, उल्टा, यहां U2 माइनस U1 तो यहां K1 माइनस K2 इक्वल टू, हम यहां एक चीज लिख रहे हैं, Q टाइम्स ऑफ V2 माइनस V1। अब समझो क्या है, ये है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, U2 माइनस U1, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ये हमेशा इक्वल टू होता है किसके, ये हमेशा इक्वल टू होता है माइनस ऑफ वर्क डन बाय दैट कंजर्वेटिव फोर्स, ये ऑलवेज इक्वल होता है, ये रिलेशन हमेशा वैलिड होता है इन दोनों का। ये रिलेशन कब वैलिड होता है, अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो, अगर काइनेटिक एनर्जी कोई चेंज ना हो, या तो पार्टिकल स्लो चले इनफाइनेटिसमली स्लोली, या तो पार्टिकल इतना धीरे चले कि लगभग वो रेस्ट पे रहे, क्वासी स्टैटिक हो, हमेशा वो ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम में हो, या तो उसकी वेलोसिटी नेग्लिजिबली स्मॉल हो, या वेलोसिटी हो तो कांस्टेंट वेलोसिटी हो, स्पीड कांस्टेंट हो, उसकी काइनेटिक चेंज ना करे, तो इसको तुम वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स भी लिख सकते हो। ये इक्वल टू होता है इसके, देखो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन, अगर हम इन दोनों को देखें, इसको तो दो तरह से कह सकते हैं, एक है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी एंड वाइस वर्सा, एक का इंक्रीज दूसरे का डिक्रीज, जितना पोटेंशियल एनर्जी घटेगा उतना काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, जितना पोटेंशियल जो है, जो यहां लिखे U2 माइनस U1, यहां लिखे K1 माइनस K2। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं U2 प्लस K2, इसको इस माइनस साइन को यहां लेके चले जाओ, देखो इन दोनों को देखो, इसको इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को, U2 प्लस K2 U1 प्लस K1, इसका मतलब क्या हो गया, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, U2 प्लस K2, U2 प्लस K2 क्या हो जाएगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक फाइनली, और U1 प्लस K1 क्या हो जाएगा, इनिशियल टोटल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। याद रखना U2 माइनस U1 K1 माइनस K2 होता है वैलिड इफ ऑल अदर, इफ वर्क डन बाय अदर फोर्सेस इज 0, और ये हमेशा वैलिड होता है, ऑलवेज वैलिड होता है। अब ये क्या है समझो, ये है पोटेंशियल डिफरेंस, जो मैं कल के क्लास में पढ़ाऊंगा। पोटेंशियल डिफरेंस ये है कि ये चार्ज Q जिस पॉइंट 1 से चलना शुरू किया और जिस पॉइंट 2 पे पहुंचा, पॉइंट 1 पे पोटेंशियल क्या था V1, पॉइंट 2 पे पोटेंशियल क्या है V2। अल्टीमेटली आगे चल के हम इसी से सारा क्वेश्चन बनाएंगे। हम क्या करेंगे, तुमको रिंग का, डिस्क का, हॉलोस्फेयर का, सॉलिड स्फेयर का, रॉड का, कोन का, सब कुछ का पोटेंशियल का एक्सप्रेशन याद कराएंगे, डिराइव करके याद कराएंगे, जैसे फील्ड में कराए थे। फील्ड ड्यू टू रिंग, फील्ड ड्यू टू हॉलोस्फेयर, फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फेयर, फील्ड ड्यू टू डिस्क। यहां तुमको क्या कराएंगे, फील्ड, हर चीज का पोटेंशियल का एक्सप्रेशन तुमको याद रखना है, क्वेश्चन बन जाएगा। सो रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल, ये फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अगर तुमको फॉर्मूला याद है पोटेंशियल का,
तो सारे एनर्जी के क्वेश्चन बन जाएंगे, और फॉर्मूला याद है फील्ड का तो सारे न्यूटन लॉज के क्वेश्चन बन जाएंगे। रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, डिस्क, हॉलो स्फेयर, सॉलिड स्फेयर एक्सेट्रा। तो अल्टीमेटली तुम्हें दो फॉर्मूले पूरे चैप्टर में याद रखने हैं, एक फील्ड का और एक पोटेंशियल का। ये हम कल करेंगे, अभी के लिए ये है। और तुमको इतने कंडीशन याद रखने की जरूरत नहीं है, किस कंडीशन, बस इसको याद रखो। ये होता है जो पूछा है वो निकालेंगे, जो पूछा है वो निकालेंगे, जो भी पूछा है वो निकालेंगे, लेकिन ये ब्लैक से लिखा है इसको याद रखना है। ब्लू जो है कंडीशन, किस कंडीशन में होता है वो याद नहीं रखोगे चल जाएगा। लिखो इसको। हाँ चलो ये बताओ, ये एक क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, टेट्राहेड्रॉन क्या बोलते हैं, कुछ इस टाइप से। देखो मान लो ये कुछ इस टाइप से है, ये 3 डायमेंशन में है। मान लो ये जो है 3 डायमेंशन में कुछ फिगर टाइप का है, ऐसे करके। यहाँ एक चार्ज है Q, यहाँ एक चार्ज है Q, यहाँ एक चार्ज Q, यहाँ एक चार्ज है Q, सबका लेंथ L। क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रॉन। एक बेस है ट्रायंगुलर और उसके 3 और फेसेस है, कुल मिलाकर इसके 1 2 3 और 4 फेसेस हैं और 4 वर्टेक्स भी हैं। समझ लो ना। क्या है ये टॉप, क्या बोले टॉप? अरे इस तरह से एक इक्वेटोरियल ट्रायंगल यहां पर है, यहां पे एक सर्टेन हाइट पे यहां पर एक पॉइंट है, यहां से एक सर्टेन हाइट पे यहां एक पॉइंट है, इसको यहां से ज्वाइन कर दो तीनों से। ये भी जो है ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है इक्विलेटरल, ये भी साइड एक ट्रायंगल बन रहा है, ये भी साइड जो है एक ट्रायंगल बन रहा है। समझ लो ना। ABCD इसको बोलते हैं पिरामिड टाइप से समझ सकते हो, टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं शायद इसको। कुछ पिरामिड शेप में होता होगा, मुझे पता नहीं, पिरामिड शेप जो भी है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी सो बताओ, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कितने पेयर बनेंगे, कितने पेयर बनेंगे, ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, ए का डी के साथ। बी का ए के साथ तो बन चुका, सी के साथ और डी के साथ, और सी का किसके साथ, सी का ए के साथ बन चुका, डी के साथ। सब में डिस्टेंस एल ही था, सब में सेपरेशन एल ही था, तो कितने पेयर बन गए कुल मिला के 6 पेयर्स बन गए ना। तो पोटेंशियल एनर्जी 6 टाइम्स ऑफ K Q by R। सही है। ठीक है, अब ये बताओ मुझे, मैं इसमें मुझे 6 पेयर निकालने पड़े, इतनी काउंटिंग करनी पड़ी, और हो सकता है एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पर ये डिस्टेंसेस भी थोड़े अलग अलग हो, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये होता है NC2 पेयर्स, NC2 पेयर्स। तो इसमें टोटल टर्म्स कितने आएंगे, NC2 टर्म्स आएंगे। देखो यहां पर कितने टर्म थे, 3, यहां कितने थे 2, यहां कितने थे 1, 1 + 2 + 3 प्लस प्लस प्लस, यहां पर कितने होते हैं n-1 टर्म होना है। ये कितना है बताओ, ये 1 ये 2, ये क्या है n-1 है ना,
इन जनरल, सही है ना? सही है। तो 1 + 2 + 3 + n-1 टर्म कितने हो गए बताओ? n-1, n इंटू n-1 + 1/2, n इंटू n-1/2। क्या ये nc2 होता है? होता है? ठीक है, चलो जो भी है, ये इसका हुआ पोटेंशियल एनर्जी, ये तुम निकाल सकते हो। पहला क्वेश्चन मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, these 4 charges were at infinity and you brought them and created this system. What is the work done by you? Question है, these four charges were at infinity, at rest. ये चारों पार्टिकल्स जो थे इनफाइनाइट पे थे और रेस्ट पे थे। You brought them and made this system. You brought them and created this system. Find work done by you. तुमने कितना वर्क किया सो बताओ, तुमने कितना वर्क किया? तो क्या करोगे? तुम सबसे पहले मेरा फॉर्मूला याद करोगे। क्या लिखोगे? U2 - U1, U final - U initial is minus work done by electrostatic force is work done by external force। सही है? तुमको U2, जब ये सिस्टम तुमने बना लिया, तो तुमको U2 पता है 6K-Q-Q/R। तुमको इस सिस्टम का फाइनल जो सिस्टम तुमने बनाया टेट्राहेड्रॉन, उसका तुमको पोटेंशियल एनर्जी पता है। U1, जब ये सारे चार्जेस इनफाइनाइट पे थे, तो K-Q-Q/इनफाइनाइट प्लस K-Q-Q/इनफाइनाइट 6 बार 0 होगा। जब ये इनफाइनाइट पर थे, ये सारे पार्टिकल जब इनिशियली इनफाइनाइट पे थे, तो उन पूरे सिस्टम के बीच में सेपरेशन इनफाइनाइट थी, तो पोटेंशियल एनर्जी था 0, था कि नहीं? अब सोचो क्वेश्चन में क्या पूछा है। अगर पूछा है वर्क डन बाय यू, तो इसको इससे इक्वेट कर दो, तो वर्क डन बाय यू कितना आ गया? 6K-Q-Q/L आया। तुमने कितना वर्क किया? 6K-Q-Q/L। अगर मैं पूछता इस प्रोसेस को क्रिएट करने में, इस सिस्टम को क्रिएट करने में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने कितना वर्क किया? अगर मैं पूछता इस सिस्टम को क्रिएट करने में इनफाइनाइट से लाके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने कितना वर्क किया, तो क्या करते? क्या होता? -6K-Q-Q/L होता। जस्टिफाई करो कि दोनों का प्लस और माइनस साइन सही है। जब तुम इसको ला रहे थे, जब तुम इस चार्ज को ला रहे थे इंफिनिटी से, तो ये बाकी 3 चार्ज को रिपेल कर रहे थे। जब तुम इस चार्ज को ला रहे थे, तो बाकी 3 चार्ज को रिपेल कर रहे थे, और चूंकि इसको रिपेल कर रहे थे, तुमको अंदर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा F एक्सटर्नल, और ये बाहर की तरफ फोर्स लगेगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक लगेगा। तो जब तुम इसको ला रहे थे, ये 3 चार्ज एक पर्टिकुलर चार्ज को रिपल्सन हो रहा था, तो रिपल्सन जब हो रहा था, तो तुम फिर भी इसको ला रहे हो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाहर की तरफ, तुम्हारा फोर्स अंदर की तरफ, और ये आ रहा है अंदर की तरफ, तो वर्क डन बाय यू इज पॉजिटिव एंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नेगेटिव। होना चाहिए ना? तो अगर तुमको ये पता है, तुम अगर सिस्टम की इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो, तुम कुछ भी निकाल सकते हो बिना ये जाने। अब तुमने मुझसे ये नहीं पूछा कि सर मैं इसको किस रास्ते से लेके आया था, मैं तो सर इसको सीधा नहीं लाया था, मैं इसको ऐसे लाया था। तो लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर वही आएगा। तुमने बीच में इसको रोक दिया, 2 मिनट रेस्ट कर लिया, फिर इसको वापस ले गया दूर, फिर वापस लाए,
कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने बीच में क्या किया, फर्क सिर्फ इससे पड़ता है इनिशियली ये इनफाइनाइट पे था, अब एल डिस्टेंस पे है, बीच में क्या हुआ इससे कोई मतलब नहीं। गॉट इट? गॉट इट? अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, मैं इस सिस्टम को इसको 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 चारों को रखे हुए था, मैं छोड़ देता हूं तो क्या होगा, इस पे रिपल्सन ऐड करेगा, इस पे भी रिपल्सन, इस पे मैंने छोड़ दिया, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मैंने इन चारों को इस पोजीशन पे से छोड़ दिया तो अपने आप रिपल्सन की वजह से ये दूर भागेगा, ये दूर भागेगा, ये एक्सपेंड करेगा, अपने आप रिपल्सन की वजह से एक्सपेंड करेगा। मेरा क्वेश्चन है कि जब ये इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा, ये जब इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा, ये इनफाइनाइट पहुंच जाएगा, ये इनफाइनाइट पहुंच जाएगा, उनकी स्पीड क्या होगी, उनकी स्पीड क्या होगी अगर चारों का मास दिया है तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है, इफ सिस्टम इज लेफ्ट एट रेस्ट, इस तरह से था इनिशियल, ये है ड्यू टू रिपल्सन all the charges would move outward, due to repulsion all the charges would move outward and this tetrahedron expands, all charges moves outwards. Find speed of charges when they reach infinity. जब वो इन्फिनिटी पे पहुंच जाएंगे उनकी स्पीड क्या होगी। अब फिर से तुम सोचोगे अब क्या करें, तो मेरा फॉर्मूला पहले लिखोगे, क्या लिखोगे, u2 माइनस u1 इज k1 माइनस k2, याद रहेगा, u2 माइनस u1 इज k1 माइनस k2, k1 था 0, कोई डाउट किसी को? शुरू में तुमने इस सिस्टम को छोड़ दिया रेस्ट पे से, अब ये स्पीड बाहर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था 0, पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट सेपरेशन पे क्या होगा 0, जब ये इनफाइनाइट सेपरेशन में पहुंच जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा 0 होगा। U1 तुमको पता है, इस कॉन्फ़िगरेशन में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या था तुमको पता है, ये तुमको पता है, कितना है भाई 6K QQL, पता है ना, बच गया काइनेटिक एनर्जी। मान लो इन्फिनिटी पे जब पहुंचा, इसकी स्पीड v, तो इसकी स्पीड v, इसकी स्पीड v, इसकी स्पीड v बाय सिमेट्री है, तो जब इनफाइनाइट पे पहुंचेगा हर एक का स्पीड v होगा, तो इसको क्या लिख दोगे, हाफ mv² का 4 टाइम्स लिख दोगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की क्या होगी, हाफ mv² का 4 टाइम्स होगा, तो क्या आ गया, दिस माइनस दिस माइनस माइनस कट गया, स्पीड नहीं निकल जाएगा, माइनस माइनस कट गया, स्पीड नहीं निकल जाएगा, इसीलिए बता रहा था। और दूसरा तरीका लगाओगे नहीं बनेगा, अब इससे बहुत सारे वेरिएशंस भी हैं, तो यहां तुम्हारा आएगा स्पीड इज इक्वल टू, जब तुम इसको सॉल्व करोगे यू वुड गेट, वंस यू सॉल्व इट यू वुड गेट दैट v इज इक्वल टू, देखो माइनस माइनस कट गया, ये इससे ये हो गया, इससे कट गया 2 से 3k QQ बाय ml का अंडर रूट, चारों की स्पीड इक्वल होगी कितनी, 3k QQ बाय ml का अंडर रूट। देखो यहां से माइनस माइनस कट गया, ये 2 से कट गया 2 और ये 3 से कट गया, 3k QQ को मैं KQ² भी लिख सकता हूं, मैं जान के KQ लिख रहा हूं, एग्रीड। तो इसका मतलब क्या है, बॉटम लाइन क्या है, अगर तुम u इनिशियल और u फाइनल लिख सकते हो तुम कुछ भी निकाल सकते हो, अगर तुम इन सिस्टम की इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो तो तुम कुछ भी निकाल सकते हो, वर्क में एक्सटर्नल फोर्स निकाल सकते हो, वर्क में कंजर्वेटिव फोर्स निकाल सकते हो, वर्क डन बाय काइनेटिक एनर्जी, स्पीड निकाल सकते, सब कुछ निकाल सकते हो। और ये एक जगह नहीं होता है, पूरी फिजिक्स में होता है,
U2 minus U1 K1 minus K2 वर्क डन बाय एक्सटर्नल माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज Q into V2 minus V1। एक चैप्टर में नहीं लगता, हर चैप्टर में लगता है, चाहे ग्रेविटेशन हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, चाहे न्यूक्लियर हो, और चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, और चाहे क्या बोलते हैं उसको स्प्रिंग हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, लिखो इसको। तो मेरा सिंपल रूल है, बेसिक रूल, कि तुमको एक चीज पता हो, क्या? हाउ टू राइट पोटेंशियल एनर्जी, बस। बाकी हम, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, लेंथ एल, लेंथ एल, लेंथ एल, यहां चार्ज क्यू, यहां चार्ज क्यू, यहां चार्ज क्यू। तुम इसको छोड़ दो, और तुम इसको छोड़ दोगे तो क्या होगा? ये एक्सपेंड करेगा इस डायरेक्शन में भाई, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स इस साइड से लग रहा है। ये एक्सपेंड करेगा इस डायरेक्शन में, इसका सेंट्रॉइड रेस्ट पे रहेगा। ये एक्सपेंड करेगा इस डायरेक्शन में, ये एक्सपेंड करेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि इसका नेट फोर्स इस चार्ज पे इस डायरेक्शन में लग रहा है। ये एक्सपेंड करेगा इस डायरेक्शन में। तो जो ये लेंथ एल था ना स्टार्टिंग में, कुछ देर बाद ये लेंथ क्या बन जाएगा? 12 बन जाएगा। ये लेंथ एल जो था इनिशियल ट्रायंगल, ये 12 बन जाएगा। तो बताना है कि जब ये एल लेंथ 12 बन जाएगा, इस ट्रायंगल जिसका एज लेंथ एल था, ये एक्सपेंड करके 12 बन जाएगा। इन दिस प्रोसेस व्हाट इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? फाइंड टोटल वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस in expanding this equilateral triangle from L to 12। इस प्रोसेस में जब इक्विलेटरल ट्रायंगल एक्सपेंड करके L से चला जाएगा 12 तक, तो आपको बताना है इस प्रोसेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन क्या होगा। पहले बताओ, वर्क डन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? वर्क डन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाहर की तरफ लग रहा था और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो पॉजिटिव आएगा। कैसे करोगे? प्रोसेस क्या होगा तुम्हारा? प्रोसेस क्या होगा? U2 माइनस U1 इज माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ठीक है। U1 कितना होगा बताओ? KQQ by L 3 टाइम्स। U2 क्या होगा? KQQ by 12, L की जगह 12, बाकी सब वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ L की जगह क्या आ जाएगा? 12। फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल में, इनिशियल ट्रायंगल और फाइनल ट्रायंगल में फर्क है क्या? एक ही तो फर्क है कि इसकी लेंथ L थी, इसकी 12, बाकी सब तो वही है। तो U2 माइनस U1 करो, क्या आएगा? दिस माइनस दिस, U2 माइनस U1 क्या आएगा? माइनस 3 KQQ by 12 आएगा। देखो तो, U2 माइनस U1 1 बाई, ये 3 KQ by L कॉमन है, 1 बाई 2 माइनस 1 माइनस हाफ, माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आ गया? आ गया? तो यही तुमको करना है, खाली U2 U1 लिख लो, U2 U1 लिख लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी कोई दिक्कत नहीं, तुम कुछ भी निकाल सकते हो। U2 माइनस U1 को तुम किसी भी चीज से इक्वेट कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन में क्या पूछा गया। ठीक है, इसको लिख लो, उसके बाद ब्रेक दे रहा हूं।